ठीक है, कल कहाँ तक पढ़ा था हमने? ये पढ़ लिया था ना, सब्सिडियरी अलायंस ये। ठीक है, पीपल्स रेजिस्टेंस पढ़ेंगे अब। कल की कोई समरी बताएगा? क्या क्या पढ़ लिया हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में? कौन आया सबसे पहले? पुर्तगीज, उसके बाद डच, के बाद ब्रिटिशर्स, फिर डेन्स, और लास्ट में फ्रेंच। ठीक है। अच्छा, पुर्तगीज में सबसे पहले कौन आया? वास्को डे गामा। कब आया? 1498 में। उसका पायलट कौन था? क्या नाम था उसका? अब्दुल माजिद। अच्छा, कहाँ पे आया था वास्को डे गामा? कौन से पोर्ट पे? कैलिकट। ठीक है। अच्छा, वहां पे कैलिकट का रूलर कौन था उस टाइम पे? जैमुरिन समुद्री। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताओ, फर्स्ट गवर्नर कौन था पुर्तगीज का? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है। उसने क्या किया? क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें की, एक दो बताओ। ब्लू वाटर पॉलिसी थी उसकी। ठीक है, कि जो ओशियंस हैं उसमें हम अपने आप को स्ट्रांग करेंगे तो जमीन पे अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन आया नेक्स्ट गवर्नर? कार्टेज सिस्टम भी लाया था वो, बताया था ना कल, कार्टेज सिस्टम। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क उसके बाद आया। उसने क्या किया? सती प्रथा को अबॉलिश किया था, और इंडियंस में के साथ शादियां करना स्टार्ट करवाई थी, और हम्म, हाँ, पहली इंडियन टेरिटरी जो किसी यूरोपियन को गई थी वो उसी के टाइम पे हुआ था। ठीक है। गोवा किससे लिया था इन्होंने? सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन आया फिर? नेक्स्ट गवर्नर, हाँ, नीनो द कुन्हा। ठीक है। अच्छा बताओ, पुर्तगीज क्या क्या लेके आए इंडिया में? हम्म, टोमेटो, पोटैटो, चिलीज। ठीक है, ये सब लेके आए। अच्छा, चलो ठीक है। उसके बाद पुर्तगीज ने अकबर को भी कन्वर्ट करने की कोशिश कोशिश की थी इनटू क्रिश्चियनिटी, है ना? दो फादर्स वहां पे भेजे थे पर नहीं कर पाए उनको। पुर्तगीज के बाद कौन आया? डच। ठीक है। डच, डच की किस में मोनोपोली थी? किसके ट्रेड में मोनोपोली में थी उनके पास? ब्लैक पेपर और स्पाइसेस के ट्रेड में उनके पास मोनोपोली थी। अच्छा, डच के साथ जो इंग्लिश की बैटल हुई है उसका क्या नाम है? बैटल ऑफ बिदारा, 1759। ठीक है। डच के बाद कौन आया? ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स। अच्छा, डच की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। ठीक है। उसके बाद हाँ, पुलिकट। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश की पहली फैक्ट्री? हाँ, टेम्परेरी पर, परमानेंट सूरत, 1613 में। ठीक है। उसके बाद हमने लेटर मुगल्स भी पढ़ा था कल। हाँ, फ्रेंच के साथ कार्नेटिक वॉर्स, तीन कार्नेटिक वॉर्स हुई थी। ठीक है, 1740 से लेके 1763 तक, तीन कार्नेटिक वॉर्स। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ठीक है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में कोई बैटल हुई थी? एक इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, बैटल ऑफ सेंट थॉम। कल लिखवाया था ना मैंने, बैटल ऑफ सेंट थॉम। ठीक है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पॉन्डिच बैटल हुई थी कोई जिसमें उसको मारा था? हाँ, बैटल ऑफ अंबर। ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वॉर में, थर्ड कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, और बैटल, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। ठीक है, बस ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद और क्या पढ़ा कल हमने? लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ा था, है ना? लेटर मुगल्स के बारे में क्या क्या पढ़ा? शाह आलम के टाइम पे क्या क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी किसके टाइम पे हुई थी? कल बताया था, अलामगीर टू। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर किसके टाइम पे हुई थी?
शाह आलम टू, ठीक है, ये शाह आलम के टाइम पे हुई है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये सब इसके टाइम पे हुआ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अब पढ़ेंगे लोगों की रेजिस्टेंस। जो ब्रिटिश रूल था, क्या लोगों ने उसको रेजिस्ट भी किया या फिर कुछ नहीं किया? रेजिस्ट तो किया ही होगा, है ना। तो मेन रेजिस्टेंस है 1857 का रिवोल्ट, पर उससे पहले भी लोगों ने रेजिस्ट किया है, ठीक है। तो उससे पहले तीन टाइप की अपराइजिंग्स हुई हैं, सिविल अपराइजिंग्स, ट्राइबल अपराइजिंग्स और पीजेंट मूवमेंट्स, ठीक है। सिविल अपराइजिंग्स मतलब जो आम लोग अपराइजिंग्स कर रहे थे, सिविल लोग टैक्सेशन के लिए, लॉ, जो उनके लॉज हैं उनके लिए, ठीक है। ट्राइबल अपराइजिंग्स मतलब जो ट्राइबल लोगों को प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके जंगल में घुस के वो जंगलों के ऊपर लॉज बना रहे थे, ठीक है, ट्राइबल्स को वहां से निकाल रहे थे, तो ट्राइबल्स ने भी रेजिस्टेंस की। उसके बाद पीजेंट, जो लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, जो टेनेंट्स थे, फार्मर्स थे, उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया, कि क्या क्या मूवमेंट्स उन्होंने चलाई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है आपको? अपराइजिंग पूछेगा और लीडर पूछेगा और जगह पूछ सकता है, ये तीन चीजें पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला रिवोल्ट कौन सा है सिविल अपराइजिंग में? सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है। सन्यासी रिवोल्ट कहां पे हुआ था? हम्म, बंगाल में हुआ था सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है। फेमाइन आया था बंगाल में 1770 में। मैंने आपको बताया ना कि जो ड्यूल गवर्नमेंट चली थी बंगाल में, उस टाइम पे बंगाल को उन्होंने इतना लूटा, वहां पे फेमाइन आ गया, अकाल पड़ गया था वहां पे, ठीक है। तो फेमाइन के चलते और जो उनका हार्श इकोनॉमिक और जो इकोनॉमिक उनकी थी टैक्सेशन सिस्टम, रेवेन्यू सेटलमेंट, ये सब से लोग बड़े परेशान थे। तो वहां के कुछ सन्यासियों ने, ईस्टर्न इंडिया के सन्यासियों ने मिलकर एक रिवोल्ट चलाया, इसी को हम फकीर रेबिलियन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लीडर्स याद रखना, मजनू शाह, चिराग शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये सब क्या हैं इनके लीडर्स। सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने नॉवल आनंद मठ में भी लिखा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। समझ में आया? लीडर्स याद रहेंगे, मजनू शाह, चिराग शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ये सब इसके लीडर्स, ठीक है। सन्यासी रिवोल्ट बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इसका नाम डाला था सन्यासी रिवोल्ट, क्योंकि जो वहां पे भगवा कपड़े पहनते थे लोग, जो सन्यासी हुआ करते थे, साधु थे या फिर जो फकीर थे, उन्होंने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम सन्यासी रिवोल्ट पड़ा। उसके बाद मिदनापुर और धालबूम वाला जो एरिया था, ठीक है, वहां पे रिवोल्ट हुआ है, ठीक है। कंफ्लिक्ट था किस किसके बीच में? जो टेनेंट फार्मर्स थे उनके बीच में, और जो इंग्लिश रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स थे उनके बीच में कुछ कंफ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से वहां पे रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। लीडर कौन है इसके? दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल, ठीक है। कहां पे? मिदनापुर और धालबूम, बंगाल में है ये भी, ठीक है। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ मोआ मारियाज, ठीक है, ये कहां पे? असम में। मोआ मारियाज लोगों ने रिवोल्ट किया था। ये कौन है मोआ मारियाज? लो कास्ट पीजेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने रिवोल्ट किया था। किसके अगेंस्ट? याद रखना, ये रिवोल्ट डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था। असम में अहोम्स का रूल हुआ करता था, अहोम किंगडम थी, एक अहोम डायनेस्टी थी जो वहां पे रूल किया करती थी असम में, ठीक है। उन्होंने, उनके खिलाफ ये रिवोल्ट हुआ है, उन किंग्स के खिलाफ हुआ है ये रिवोल्ट, अहोम्स के खिलाफ, ठीक है। और ये जो मोहमारियास थे किसकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे? अनिरुद्ध देव की टीचिंग्स को फॉलो करते थे। ये सेंट थे अनिरुद्ध देव, ठीक है, भक्ति सेंट थे, ठीक है। इसी मोहमारिया रिवोल्ट की वजह से आपका अहोम किंगडम जो थी वो काफी वीक हो गई थी, और ब्रिटिशर्स ने फिर इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया था बाद में, अहोम किंगडम का, ठीक है। उसके बाद गोरखपुर, बस्ती और बहरेच में अपराइजिंग हुई 1781 में, ठीक है। वारेन हास्टिंग्स ने यहाँ पे कोई नया सिस्टम लाया था, जो वॉर्स हुई थी उससे, वो जो वहाँ पे खर्चा हुआ उसकी कंपनसेशन के लिए वहाँ पे जो रेवेन्यू सिस्टम लाया उससे लोगों से ज़्यादा पैसे ले रहा होगा, उसकी वजह से लोग परेशान थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया था? रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे जिनका नाम था इजारादार्स, ठीक है। तो इसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे अपराइजिंग की थी, ठीक है। फिर विजयनगरम में भी एक रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। जो राजा था विजयनगरम का, उसने यहाँ पे रिवोल्ट किया था, ठीक है। इसको थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रिवोल्ट ऑफ ढूंढिया इन बेदनूर, बेदनूर में ढूंढिया वाघ करके एक बंदा था जिसने रिवोल्ट किया था, लोकल मराठा लीडर था ढूंढिया वाघ, ठीक है। इसने रिवोल्ट किया था कहां पे? बेदनूर में, ठीक है। उसके बाद केरला वर्मा फजासी राजा, केरला में इसने रिवोल्ट किया था, इसको केरला सिंघम के नाम से भी जानते थे, ठीक है। केरला का रूलर था, उसने रिवोल्ट किया था, ठीक है, डिफेक्टो हेड ऑफ कोट्टयम इन मालाबार, ठीक है। इसने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट भी रिवोल्ट किया है और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी ये किया है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से देखो, आपसे ये पूछ सकता है केरला सिंहम किसको बोलते थे, ठीक है।
फिर अवध में अपराइजिंग हुई थी, किसने लीड की थी? वजीर अली खान, जो नवाब था अवध का, ठीक है, उसने लीड की थी। अच्छा, उसके बाद गंजम और गुमसूर उड़ीसा में, ठीक है, और किसने लीड किया था? स्त्रीकारा भंज ने इस रिवोल्ट को लीड किया था, स्त्रीकारा भंज, ठीक है, और इसका बेटा था धनंजय भंज, इन्होंने ये रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पे, ठीक है। फिर पलामू अपराइजिंग हुई थी भूखान सिंह के अंडर, बस नाम याद रखना। पोलीगर्स रिवोल्ट थोड़ा फेमस है। पोलीगर साउथ इंडिया में बेसिकली क्या होते थे, ये पुराने टाइम से वहां पे हेरिडिटरी पुलिसमैन हुआ करते थे, ठीक है, और इनसे ये हेरिडिटरी पुलिसमैन का जो राइट था ये ब्रिटिशर्स ने छीन लिया, तो इन्होंने रिवोल्ट किया था, ठीक है, पॉलीगर्स ने। किसने लीड किया था? कोटबम्मन नायकन ने, ठीक है, और सेकंड फेज लीड किया था ओ मथुराई ने, ठीक है। कोटबम्मन नायकन याद रखना, ठीक है, ठीक है। पुलिसमैन, हेरिडेटरी विलेज पुलिस ऑफिसर्स का ये काम करते थे। उसके बाद बुंदेलखंड वाले एरिया में रिवोल्ट किया था, वहां पे अपने फोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसने? लक्ष्मण दावा ने, याद रखना लक्ष्मण दावा, ठीक है, बुंदेलखंड। कच्छ में भी रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, किसने रिवोल्ट किया था? महाराजा भारमल सेकंड ने, ठीक है। अच्छा, बरेली में हुआ है। हाथरस में रिवोल्ट हुआ था, किसने लीड किया था? दयाराम ने, ठीक है। हाथरस फोर्ट बोलते हैं इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद पाइका रिबेलियन उड़ीसा में हुआ है, बख्शी जगत बंधु विद्याधर, पाइका रिबेलियन, ठीक है। अब इसमें देखो कंसेप्ट कुछ नहीं, याद रखना है आपको ये, ठीक है। बख्शी जगबंधु विद्याधर ने रिवोल्ट किया था 1817 में, ठीक है। फिर वहाबी मूवमेंट चलाई थी किसने? सैयद अहमद बरेलवी ने, ठीक है। अब्दुल वाहब की टीचिंग्स को स्प्रेड करना चाहते थे वो इंडिया में, ठीक है। अब्दुल वाहब अरेबिक एक इनके सूफी सेंट थे, ठीक है, जिनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करना चाहते थे, वहाबी मूवमेंट, ठीक है। पंजाब में चली थी कुक्का मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट? कुक्का मूवमेंट, किसके अंडर? अंडर भगत जवाहर मल, ठीक है, और बाबा राम सिंह, ठीक है। भगत जवाहर मल का ही दूसरा नाम सिया साहिब भी था, ठीक है, और बाबा राम सिंह ने एक अलग सेक्ट बनाया है, नामधारी सेक्ट, सिखों में, ठीक है। उसके बाद आ गई ये सिविल अपराइजिंग्स हो गई, अब आगे पीजेंट अपराइजिंग्स। पीजेंट अपराइजिंग्स थोड़ी सी हैं। एक है नारकेल बेरियर अपराइजिंग, ठीक है, किसने चलाई थी? मीर निठार अली ने, टिट्टू मीर इनका नाम था, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। बाद में ये मूवमेंट वहाबी मूवमेंट के साथ मिक्स हो गई थी फिर, ठीक है। याद रखना, नारकेल बेरिया अपराइजिंग, मीर निठार अली और टिट्टू मीर। उसके बाद पागलपंथीज, पागलपंथीज ने रिवोल्ट किया था, ये हजोंग एंड गारो ट्राइब्स में रहते थे पागलपंथीज, ठीक है, इन्होंने रिवोल्ट किया था और इनको लीड किया था करम शाह ने। किसने लीड किया था? करम शाह ने, ठीक है। मोपला अपराइजिंग कहां पे हुई थी? केरला में, मालाबार वाले रीजन में, ठीक है। और मोपला अपराइजिंग थोड़ी कम्युनल अपराइजिंग थी ये, ठीक है। मोपला रिवोल्ट जो हुआ था, यहाँ पे जो लैंड थे वो हिंदू थे और जो पीजेंट्स थे वो मुस्लिम थे, तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे ट्राइबल रिवोल्ट, सब जो ट्राइबल लोगों ने रिवोल्ट किए हैं, ठीक है। देखो ट्राइबल रिवोल्ट भी दो टाइप के हैं, मेनलैंड ट्राइबल्स अलग हैं और नॉर्थ ईस्ट के अलग है, ठीक है। मेनलैंड ट्राइबल्स और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हमेशा उनका अलग अलग ही रहा है, क्योंकि मेनलैंड इंडिया में जो ट्राइबल्स हैं उनका जो कल्चर है वो इंडियन मेनलैंड सोसाइटी से मिलता जुलता है, नॉर्थ ईस्ट वालों का बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो मेनलैंड में देखो पहाड़िया रिबेलियन राजमहल हिल्स में हुआ है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास जो राजमहल हिल्स है वहां पे हुआ है, ठीक है। चुआर अपराइजिंग रायपुर में अंडर दुर्जन सिंह, ठीक है। उसके बाद कोल म्यूटनी कोल्स ने की है, कोल छोटा नागपुर में रहते थे, ठीक है। ट्राइब्स के नाम है ये, ट्राइब्स के नाम पे ही म्यूटनी का नाम। तो किसने लीड किया था? बुड्ढो भगत, ठीक है। फिर मुंडा अपराइजिंग, इतनी फेमस अपराइजिंग है, बिरसा मुंडा ने, ठीक है। उलगुलान बोलते हैं जिनको हम, क्वेश्चन आया एक बार उलगुलान के ऊपर, ठीक है। हो भी एक ट्राइब है, हो कहाँ पे? सिंहभूम एरिया जो है झारखंड का, वहां पे रहते हैं हो, ठीक है। बिरसा मुंडा को तो मुंडा मुंडा जो लोग हैं, मुंडा ट्राइब के लोग बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद संथल अपराइजिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट अपराइजिंग है, 1855-56 में हुई थी, ये भी राजमहल हिल्स में अंडर सिद्धू एंड कान्हू, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, अंडर सिद्धू एंड कान्हू, संथल, संथल ट्राइब का नाम है, ठीक है। फिर खोंड अपराइजिंग, ये जिन लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा होगा उन्होंने ये ट्राइबल अपराइजिंग अलग से भी पढ़ी होंगी, ठीक है। खोंड अपराइजिंग, खोंड अपराइजिंग कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम और उड़ीसा वाले एरिया में, ठीक है। चक्र बिश्नोई ने इसको लीड किया था, ठीक है।
समझ में आया, चक्र बिश्नोई। उसके बाद भीलों ने रिवोल्ट किया था, वेस्टर्न घाट्स में जो भील रहते हैं उन्होंने भी रिवोल्ट किया था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में दो ही फेमस अपराइजिंग्स हैं, खासी अपराइजिंग और सिंगपोज अपराइजिंग। खासी अपराइजिंग, खासी कहाँ रहते हैं, खासी गारो जंतिया हिल्स है जहाँ पे, ठीक है, मेघालय में, वहां पे ये रहते हैं लोग खासी। तो खासियों ने रिवोल्ट किया था अंडर तीरथ सिंह, और सिंगपोज ने रिवोल्ट किया था अंडर निरंग फिडू। ठीक है, याद रहेंगे, निरंग फिडू। ठीक है, असम में। समझ में आ गया, समझ में क्या आना है, याद रहा, घर पे जाके इसको 2-3 बार पढ़ना। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है पेपर में। ठीक है, लीडर के ऊपर ही आता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति के कारण बताओ, क्या कॉजेज हैं 1857 के रिवोल्ट के? इकोनॉमिक कॉजेज क्या हैं? टैक्सेशन सिस्टम उनका वैसा है, ठीक है, और वन वे फ्री ट्रेड, पढ़ा ना इकोनॉमी इसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री में, वन वे फ्री ट्रेड क्या था? आप बताओ कोई, वन वे फ्री ट्रेड क्या था? बहुत महंगे भी नहीं। यहाँ से ही रॉ मटेरियल लेते थे, उसी के प्रोडक्ट्स बनाते थे, उन्हीं को इंडिया में आके बेचते थे। ठीक है, और जो इंडिया में प्रोडक्ट्स बनते थे उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते थे, जो बाहर से प्रोडक्ट आते थे इनके, उनके ऊपर कम टैक्स लगाते थे। जैसे इंडिया में किसी ने मान लो ये कुर्सी बनाई, ठीक है, और यही सेम कुर्सी ब्रिटेन से बन के आई, तो जो इंडियन की बनाई हुई कुर्सी होगी वो मिलेगी 500 रुपए की, और जो ब्रिटेन वाले की होगी वो मिलेगी 100 रुपए में। तो जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था उससे खत्म हो गया पूरा। ठीक है, तो वन वे देखो, ट्रेड वैसे टू वे होता है। टू वे क्यों, कैसे होता है ट्रेड टू वे? किसी से रॉ मटेरियल लोगे तो उसका भी उतना ही फायदा होगा, है ना। फिर अगर आप वहां पे फिनिश्ड गुड्स भी बेच रहे हो तो आप वहां पे क्या करोगे, जो वहां की मार्केट है, ठीक है, वो भी सामान बनाती है, तो वहां पे कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो ट्रेड हमेशा टू वे होता है, दोनों का फायदा होता है ट्रेड में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में ट्रेड किया उसमें इंडियंस का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसको वन वे फ्री ट्रेड बोलते हैं, कि एक ही जगह से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, सस्ते दामों पे ले रहे हैं उधर से, क्योंकि खुद ही टैक्सेशन सिस्टम, खुद ही रेट डिसाइड कर रहे हैं, सब कुछ खुद डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल खुद सस्ता ले रहे हैं और प्रोडक्ट्स खुद ही वहां पे बेच रहे हैं महंगे, खुद ही पैसे कमा रहे हैं, रॉ मटेरियल से भी पैसे कमा रहे हैं और प्रोडक्ट से भी खुद ही पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से, और जो रेवेन्यू सेटलमेंट थी इनकी, ठीक है, जैसे परमानेंट सेटलमेंट हम पढ़ते हैं, और कौन कौन सी है रेवेन्यू पॉलिसीज इनकी? महलवारी सिस्टम पढ़ते हैं, एक और है ना, हाँ, एक रियायतवारी, एक महलवारी और एक परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ये तीन इनके जो, तो इसमें क्या था, हैवी टैक्सेशन, लोगों से बड़ा ज्यादा टैक्स लेते थे। ठीक है, चाहे आप प्रोड्यूस कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो भी आपको, आपके उधर सूखा पड़ा है इनको कोई मतलब नहीं है, आपसे तब भी उतना ही टैक्स लेंगे, तो लोग उससे परेशान थे। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, आपको मैंने बोला इंडिया का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडियन गुड्स के ऊपर ज्यादा ड्यूटीज लगाते थे, टैक्स लगाते थे। ठीक है, और कम टैक्स लगाते थे इंग्लिश गुड्स के ऊपर, इसी को हम वन वे फ्री ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे? जो इनकी पॉलिसीज हमने पीछे पढ़ी, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उससे जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो दुखी थी इनसे। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉजेज ये हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, बहुत सारा, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत करप्शन करती थी, जब से उनको दस्तक इशू करने का राइट मिला था उसके बाद तो उन्होंने हद मचा दी थी, तो इतनी करप्शन करते थे, रैम्पेंट करप्शन। सोशियो रिलीजियस कॉजेज क्या थे? हाँ, यहाँ की सोसाइटी को क्या करने की कोशिश कर रहे थे? चेंज करने, चेंज मतलब कि मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स भी आगे बढ़ेंगे अभी। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इंडिया में चली, और उनने बोला कि भाई हमें यहाँ पे जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने का काम करना होगा, और ये ठीक ब्रिटिशर्स के लॉज के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है हम लॉ बना देते हैं, तो उन्होंने लॉज बना दिए, सती प्रथा को बैन कर दिया, विडो रीमैरिज को अलाउ कर दिया, चाइल्ड मैरिज में चाइल्ड की एज बढ़ा दी। ठीक है, तो ये सब चीजें जब की तो सोसाइटी में गुस्सा आ गया कि भाई ऐसे कैसे आप हमारी सोसाइटी के साथ छेड़खानी कर रहे हो। ठीक है ना। उसके बाद सिपाहीज में अलग से डिस्कंटेंट था। क्यों डिस्कंटेंट था? सिपाहीज को ऐसे लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं कि यहाँ से हिंदू और मुस्लिम जो लोग हैं वो खत्म हो जाएं, और सिर्फ क्रिश्चियन लोग हैं, सब लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, सिपाहियों में ये बात
आम हो गई थी कि भाई ये धीरे धीरे हमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमसे समुद्र क्रॉस करके दूसरी जगह भेजते हैं। इंडियंस में एक बिलीफ होता था उस टाइम पे कि जो समुद्र क्रॉस करके जाएगा कहीं बाहर काम करने ही जाएगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पर ये भेजते थे समुद्र से, तो उनको लगता था कि हमारा जानबूझ के धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। फिर और क्या करते थे? रिलीजियस सिंबल्स पहनने से इनको मना करते थे। ठीक है, तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन होता था। उसके बाद जो राइफल वाला तो इमीडिएट कॉज है, उसके बाद जो इनको कहीं दूर पे अगर सर्विस करने भेजते थे तो वहां पे अलाउंस नहीं देते थे। जैसे अगर ब्रिटिश सोल्जर है तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी उधर, कहीं अगर वो बाहर गया है। इंडियन को नहीं मिलती थी, उसको उतनी सैलरी मिलती थी, तो वो डिस्क्रिमिनेशन इनको फील होता था। फिर इमीडिएट कॉज क्या बना? इन्होंने एक नई राइफल लाई, इनफील्ड राइफल। उसमें जो कार्ट्रिज था, कार्ट्रिज डलता था, उसको मुंह से छील के डालना पड़ता था। उसको मुंह के छील के डालते थे, पर एक अफवाह फैल गई कि भाई ये इसमें जो ग्रीस डाली है इन्होंने, ये किसकी बनी है? काउ फैट की या फिर पिग फैट की बनी है। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने धीरे धीरे, जो आर्मी में लोग थे उन्होंने धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो म्यूटनी किसको? म्यूटनी इसी को बोलते हैं हम, जब कोई आर्मी जो है वो डिसिप्लिन से बाहर चली जाए और रिवोल्ट कर दे, उसको हम म्यूटनी बोलते हैं। इसीलिए 1857 के रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने क्या नाम दिया? सिपॉय म्यूटनी। ठीक है, स्टार्ट कहां से हुई? मेरठ से। मेरठ से पहले मंगल पांडे वाला इंसिडेंट अप्रैल में हो चुका था। ठीक है, मंगल पांडे ने अपने जो सीनियर था उसको गोली मार दी और वहां से सिलसिला स्टार्ट हो गया, उसको फांसी दे दी उन्होंने मंगल पांडे को। पर फिर मेरठ से 10 मई को रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, मेरठ से जो 34th इन्फेंट्री थी उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया और उन्हें बोला कि भाई हम अब दिल्ली जाएंगे। तो मेरठ से चलो दिल्ली का नारा लगाया और वहां पे बोला कि हम क्या करेंगे? बहादुर शाह जफर को लीडर ऑफ द रिवोल्ट क्लेम करेंगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम थी कि रिवोल्ट तो हम कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को हम भगा रहे हैं अब इंडिया से, लेकिन हम किसको री इंस्टॉल करेंगे इंडिया में? इंडिया के लीडर किसको बनाएंगे? राजा किसको बनाएंगे इंडिया का? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में ऐसी डेमोक्रेसी वाला सिस्टम तो था नहीं, राजों वाला ही था। तो उन्होंने बोला कि हम दिल्ली का जो नवाब है, जो एम्परर है, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, उसी को हम किंग बनाएंगे। ठीक है, उसी को री इंस्टॉल करेंगे। इसीलिए उसको, वो बूढ़ा था उस टाइम पे बेचारा, उसको बोला कि आपको हम क्या बनाएंगे? लीडर। उसने मना किया कि नहीं मैं नहीं बनूंगा, पर फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे याद क्या रखना है आपको? देखो इस रिवोल्ट में किस किस ने ज्वाइन किया? आर्टिजन्स ने, पीजेंट्स ने, जमींदार्स ने, सब सेक्शंस ने ज्वाइन किया। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स ने भी कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने नहीं किया। ठीक है, दिल्ली में किसने हेड किया था? जनरल बख्त खां, ये कमांडर था, मिलिट्री कमांडर था किसका? बहादुर शाह जफर का। ठीक है, उसके बाद कानपुर से किसने लीड किया? नाना साहेब ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर, बिहार से कुंवर सिंह और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, इन सब ने लीड किया अलग अलग जगह से। क्या है ये? ठीक है उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, क्योंकि झांसी को वो अपने कंट्रोल में ले रहे थे अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने गोद लिया था एक बेटा। उन्होंने बोला कि इसको नहीं बनने देंगे। रानी लक्ष्मीबाई को ही तांत्या टोपे ने भी ज्वाइन किया था बाद में। ठीक है, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, बिहार में लोकल विलेजर्स को भी जो है लीड किया था शाह मल ने। ठीक है, याद रखना ये सब लीडर्स। सेपरेशन फिर 20 सितंबर ये मई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3-4 महीने तो रिवोल्ट अच्छा चलता है। जहां जहां पे रिवोल्ट चलता है अच्छे से वो ब्रिटिशर्स को, जहां जहां पे भी ब्रिटिश की आर्मी की रेजिमेंट्स होती हैं, जो भी होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है? धीरे धीरे रिवोल्ट जो है वो ढीला पड़ने, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो हैं वो उसको क्रश करने लगते हैं। ठीक है, दिल्ली वापिस से ये कैप्चर कर लेते हैं 20 सितंबर 1857 को। ठीक है, और बहादुर शाह को कहाँ भेज देते हैं? रंगून। ठीक है, और जहां पे उनकी डेथ हो जाती है 1862 में। ठीक है, झांसी की रानी को हराते हैं सर ह्यू रोज। ठीक है, नाना साहेब नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, कॉजेज क्या है फेलियर के? एक बड़ा कारण फेलियर का ये है कि इंडियंस में अब भी ऐसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं है, नेशनलिज्म वाली वो फीलिंग इंडियंस में नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, उनको पता नहीं है कि वो रिवोल्ट तो कर रहे हैं पर किसके लिए कर रहे हैं ये पता नहीं है। सबके अपने अपने कॉजेज हैं, है ना? पीजेंट्स के अपने कुछ कॉजेज हैं, सिपॉइज जो हैं उनके अपने कुछ मसले हैं। ठीक है, ट्राइबल्स के अपने मसले हैं, तो कोई यूनिफाइड कॉज नहीं है उनके पास
कि देश को आज़ादी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये सब चीज़ें नहीं है अभी। ठीक है, कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें राइट्स मिलने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। बस ये ब्रिटिशर्स को भगाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो वो यूनिफाइड आइडियोलॉजी के मिसिंग होने की वजह से रिवोल्ट ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया, क्योंकि लोगों में मोटिवेशन नहीं है वो अंदर से कि कब तक किसके लिए लड़ रहे हैं हम। वो मोटिवेशन जगाने का काम बाद में जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो करेंगे। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये सब लोगों ने फिर वो नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस को जगाया। ठीक है, समझ में आया। दूसरा, सब क्लासेस ने सब ने ज्वाइन भी नहीं किया, ऐसा नहीं था कि पूरे इंडिया ही इसमें ज्वाइन कर रहा है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया से ही कुछ स्टेट्स हैं जहां से ये रिवोल्ट लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं। साउथ इंडिया से तो कोई आके ज्वाइन नहीं कर रहा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से तो कोई आके ज्वाइन नहीं कर रहा, जम्मू कश्मीर से तो कोई नहीं गया। ठीक है, इस रिवोल्ट में तो पूरा इंडिया तो वैसे भी नहीं था। प्रिंसली स्टेट्स भी सारी की सारी नहीं थी इनके अगेंस्ट, कुछ स्टेट्स तो उल्टा सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिशर्स को। जैसे जम्मू कश्मीर के राजा ने तो सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, ऐसे बहुत से राजाओं ने ब्रिटिशर्स की साइड ली थी 1857 के रिवोल्ट में। ठीक है, बहुत सारी रेजिमेंट्स, आर्मी की बहुत सारी रेजिमेंट्स ने भी ब्रिटिशर्स की साइड ली, जैसे गुरखा रेजिमेंट, जैसे सिख रेजिमेंट, इन सब ने किसकी साइड ली? ब्रिटिशर्स की, और हेल्प की रिवोल्ट को क्रश करने में। ठीक है, तो एकता नहीं होने की वजह से भी रिवोल्ट नहीं हो पाया। दूसरा, इंडियंस के पास जो आर्म्स थी वो कोई बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी की नहीं थी। ठीक है, दूसरा इनके जो लीडर्स भी थे इंडियंस के, वो बड़े ज्यादा कोई ट्रेंड, नई वॉरफेयर में ट्रेंड लीडर्स नहीं थे। पुराने हिसाब से लड़ने वाले लीडर, जैसे रानी की झांसी हैं, पुराने हिसाब से लड़ रहे हैं। अभी वॉरफेयर चेंज हो गई थी, इंडियंस बड़े टाइम से ऐसे लड़े नहीं थे, और ब्रिटिशर्स के पास टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस थी, और उनकी लीडरशिप बड़ी कमाल की थी। ठीक है, इसलिए रिवोल्ट नहीं चल पाया। समझ में आया? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इसके? अभी तक रूल कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि बस अब क्राउन रूल करेगा इसके बाद। ठीक है, तो ये बड़ा चेंज इसके बाद हुआ है। तो क्वीन ने प्रोक्लेमेशन की 1858 में, जिसको अनाउंस किया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार में। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए? गवर्नर जनरल को क्या टाइटल दिया गया? वाइस रॉय का। और फर्स्ट वाइस रॉय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, कंपनी का रूल एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, एक नई पोजीशन बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो इंडिया के मसले को देखेगा, पर बैठेगा कहाँ? लंदन में बैठेगा। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होगा। ठीक है, पहला कौन बना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? जॉन स्टैनले। कौन बना था? जॉन स्टैनले। ठीक है, अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ब्रिटिश क्राउन की। और ब्रिटिश क्राउन ने ये वादा किया कि अब हम आपके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे भाई। इसलिए इस एक्ट को बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रिटिश रानी ने बोला कि अब हम क्या करेंगे इंडिया में? अच्छी गवर्नेंस करेंगे। ठीक है, लोगों को हम अच्छे से रखेंगे, इनके साथ कुछ भी भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा लॉ भी नहीं बनाएंगे जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो। यहाँ की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको एनेक्स भी नहीं करेंगे, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन भी बंद कर देंगे। अब ये सब वादे इन्होंने किए थे, पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, और पॉलिसी ऑफ डिवीजन एंड काउंटर पॉइजन आर्मी। आर्मी में इन्होंने क्या किया था? मार्शल रेसेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इसके बाद। मार्शल रेसेस मतलब आर्मी में भी अलग अलग रेजिमेंट्स इस नाम पे बांट दी कि एक दूसरे से सुपीरियर है। जैसे गुरखा, जिन्होंने इनकी सपोर्ट की थी उनको ज्यादा ब्रेव बताया गया, जिन्होंने नहीं की उनको ऐसे ही रखा गया, तो उनके बीच में दरार पड़ गई एक। ठीक है, समझ में आया? दूसरा, जो सोल्जर्स भी थे, जो रेशियो थी इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स की, वो भी क्या कर दी? कम कर दी। इंडियंस को कम कर दिया, ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ा दिया। इंडियंस की प्रमोशन को भी रोक दिया कि भाई इस लेवल से ऊपर इंडियन नहीं जा पाएंगे अब। ठीक है, ये सब चेंजेस इन्होंने किए। ठीक है, उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्टिंग 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही शुरू हो चुकी थी इंडिया में। ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का मतलब कि सोसाइटी को बदलने के लिए लोगों ने कोशिश की। ठीक है, अब देखो इंडिया में ब्रिटिश एजुकेशन आ गई 1813 के बाद, है ना। 1813 में जो एक्ट था उसमें 1 लाख रुपए दिए गए एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए इंडिया में। 1835 में मैकलेज मिनट में उन्होंने बताया कि हम कैसी एजुकेशन चाहते हैं इंडिया में। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको बताया कि कैसी एजुकेशन हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो डिबेट्स हैं ओरिएंटलिस्ट के बीच में और जो वर्नैकुलर मीडियम में चाहते थे एजुकेशन। ठीक है, तो दो सेक्शन थी, एक ये चाहती थी कि एजुकेशन किस मीडियम में हो? इंडियन मीडियम में, इंडिया में जैसी भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं में पढ़ाया जाए।
और एंजेलिसिस्ट जो थे वो चाहते थे कि इंडियन मीडियम इंग्लिश मीडियम में हो, और जो बाहर की पढ़ाई है वो हो, जो ब्रिटेन में जैसी पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई यहाँ पे हो। ठीक है, वर्नैकुलर वाले चाहते थे कि चाहे तुमने इंग्लिश में पढ़ाना, पर सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ के हों, जो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? उनके बीच में अलग से वो चल रहा था, पर एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई, इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट हो गई 1813 के बाद। अब जब एजुकेशन स्टार्ट हुई तो कुछ लोग पढ़े लिखे, जब लोगों को इंग्लिश एजुकेशन मिली तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सोसाइटी कैसी है, वहाँ पे इक्वालिटी है। अब थी कि नहीं थी, पर किताबों में तो बात थी उस चीज़ की। ठीक है, विक्टोरियन वुमेनहुड की बात होती थी, फेमिनिज्म की बात होती थी, वुमेन के साथ कैसे उनको इक्वालिटी देनी चाहिए, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये सब चीज़ें आई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब पढ़ी उन्होंने तो उनके मन में आ गई हमारी सोसाइटी तो बड़ी ख़राब है, हमारी सोसाइटी में सती प्रथा है, ये सब है, कास्ट है, ये है, वो है, सब डिस्क्रिमिनेशन है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, द इंडियन रेनेसांस भी बोलते हैं। ठीक है, कि अब इंडिया में बदलाव आएगा, इंडिया में न्यू एज आएगी। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता ये कोई न्यू एज आई है, इससे और अंधेरा ही आया। ठीक है, अब मूवमेंट्स भी दो टाइप की हैं, रिफॉर्म मूवमेंट्स और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स। रिफॉर्म मूवमेंट्स वो जो पुराने सिस्टम को पूरी तरह से बदलना चाहते थे, और रिवाइवलिस्ट वो थे जो पुराने सिस्टम को ही रिवाइव करना चाहते थे, जैसे आर्य समाज, गो बैक टू वेदास। ठीक है, कुछ चाहते थे कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया में सिस्टम था वो अच्छा था, तो उसको ही हम ओरिजिनल फॉर्म में फॉलो करें तो सब सही हो जाएगा। कुछ चाहते थे कि नहीं, पुराना सिस्टम खराब है, उसको बिल्कुल नए तरीके से बदला जाए। ठीक है, अच्छा, वुमेन की कंडीशन को अच्छा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, जैसे एबॉलिशन ऑफ सती के लिए राजा राम मोहन रॉय ने बड़ा प्रयास किया। ठीक है, रेगुलेशन इसके ऊपर लाया गया 1829 में बंगाल में। ठीक है, फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो फीमेल चाइल्ड को मार देते थे, ठीक है, उसको रोकने के लिए भी रेगुलेशन लॉज बनाए गए 1795 में, 1804 में, 1870 में। ठीक है, विडो रीमैरिज, ब्रह्मो समाज ने इसके ऊपर काफी काम किया है, और सबसे ज्यादा काम किया है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, इन्होंने विडो इन्होंने कोशिश की, और विडो, ये हिंदू वुमेन रीमैरिज एक्ट लाया गया 1856 में। ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने एसोसिएशन बनाई थी, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के लिए एक्ट बनाया गया, सिविल मैरिज एक्ट 1872। ठीक है, पर ये हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था तब। ठीक है, उसके बाद पारसी रिफॉर्मर थे एक बीएम मालाबरी, इन्होंने कोशिश की, और फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में। ठीक है, इसमें एज ऑफ गर्ल कितनी रखी गई, 12। ठीक है, 12 रखी गई लड़की की एज। फिर शारदा एक्ट आया 1930 में, इसमें लड़की की एज 14, लड़के की 18। ठीक है, और फिर जब देश हमारा आजाद हुआ, आपको पता है लड़की की एज 14 ही थी 1978 तक। ठीक है, 1978 तक लड़की की एज जो थी मैरी की वो कितनी थी, 14। उसको फिर अमेंड किया गया और लड़की की कर दी 18 और लड़कों की कर दी 21। ठीक है, अभी फिर से बोल रहे हैं इसको अमेंड करेंगे और वापस से 12 कर देंगे। ठीक है, अभी क्योंकि फिर से दोबारा छोटी छोटी लड़कियों की शादियां होना शुरू हो गई हैं, है ना, कम एज की शादियां अब होना शुरू हो गई हैं दोबारा से। फिर जेईडी बैथून ने बैथून स्कूल बनाया था। ठीक है, भारत स्त्री मंडल बनाया था सरला देवी चौधरानी ने। ठीक है, इंडिया की पहली लेडी बैरिस्टर कौन बनी थी, ताराबाई प्रेमचंद, याद रखना ये नाम। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस बनाई थी मार्गरेट कजन्स ने। ठीक है, अच्छा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ठीक करने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले लैंड की कमोडिफिकेशन की गई। ठीक है, कि लैंड को एज ए कमोडिटी ट्रीट किया जाएगा, तो लैंड को खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड। अच्छा, लॉ के इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट लाया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, लॉ के सामने सब बराबर होंगे। ठीक है, फिर एजुकेशन सेकुलर होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सेकुलर होंगी, वहां पे नहीं देखा जाएगा कास्ट को। ठीक है, हरिजन्स के लिए, जो लोअर कास्ट के लोग थे, इनके लिए फ्री एजुकेशन होगी। ठीक है, ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाया था गांधी जी ने 1932 में। ज्योतिबा फूले, जो खुद एक माली फैमिली में जन्म लिया था जिन्होंने, उन्होंने बड़ा काम किया है लो कास्ट के लोगों के लिए। बी आर अम्बेडकर तो आप जानते हो, फ्लैग बेरर। ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने बनाई थी, और भी बड़ा कुछ बनाया था। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी 1935 के एक्ट में। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था शेड्यूल कास्ट को 20 में। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था ना, इस बार आया था, पिछली बार 2024 में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाई थी, ईवी रामास्वामी नाइकर ने। किसने चलाई थी, ईवी रामास्वामी नाइकर ने। इन्हीं का दूसरा नाम भी है पेरियार। क्या नाम है, पेरियार। ठीक है,
फिर श्री नारायण गुरु केरला में इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड। कौन सी? वन रिलीजन। और इन्हीं का एक आगे चेला भी था, उसने चलाई थी नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड। ठीक है, उस चेले का नाम अभी आगे देखेंगे, शायद आ जाएगा। महाड़ सत्याग्रह 1927 में बी आर अम्बेडकर ने, वहां पे जो वाटर टैंक था उससे पानी नहीं देते थे पीने उनको, ठीक है, उसके लिए। बहिष्कृत हितकर्णी सभा भी बी आर अम्बेडकर ने 1924 में बनाई थी। ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखोगे, डेट भी याद रखोगे, कब बनी थी। ठीक है, ब्रह्मो समाज पे आ जाओ। ठीक है, ब्रह्मो समाज किसने बनाया था? राजा राम मोहन रॉय ने। कब बनाया? 1828 में, ब्रह्मो समाज। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, या फिर फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस इनको बोला जाता है। ठीक है, पहला इनका वर्क क्या है, पहला काम इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किताब लिखी थी तोहफातुल मुअद्दिन। ठीक है, जिसमें हिंदूज की करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया था कि क्या गलत चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने लिखी परसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में। 3 जर्नल्स इनके आते थे, 3 मैगजीन्स आती थी, द ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821, संवाद कौमुदी 1821, मिरातुल अकबर, ये पर्शियन भाषा में आते थे। अच्छा, जो राजा राम मोहन रॉय थे वो पॉलीग्लॉट थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे। ठीक है, पर्शियन, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, अरबिक, उर्दू सब जानते थे। ठीक है, तो पर्शियन में मिरातुल अकबर आती थी। ठीक है, अच्छा, क्या सपोर्ट किया इन्होंने? मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या होता है? हम्म, एक भगवान। ठीक है, मोनोथिज्म क्या होता है? एक भगवान, उसको सपोर्ट किया। ठीक है, 1814 में इन्होंने बनाया था आत्मीय सभा, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, जहां पे लोगों को बताते थे कि भाई कैसा आपको अपना जीवन जीना चाहिए। आत्मीय सभा। ठीक है, और किसके अगेंस्ट थे? आइडलेटरी, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, कास्ट रिजिडनेस के अगेंस्ट थे। ठीक है, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, वो भी उसके भी अगेंस्ट ही थे, यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था कि जो वेदांत है, वेदांत पता है ना, हिंदुइज्म की 6 ब्रांचेज हैं, है ना? कौन कौन सी? कौन कौन सी हिंदुइज्म? हिंदुइज्म में 6 फिलोसफीज है, बताओ कौन कौन सी है? कौन सी है? नहीं पता है? 6 फिलोसफीज नहीं पता हिंदुइज्म की? मुझे याद नहीं आ रही, मुझे आ जाएगी पर अभी याद। बताओ क्या है? पहली नहीं याद आ रही। कौन सी है पहली? कौन सी है पहली? हाँ, कर्मा? नहीं नहीं, जो हिंदुइज्म की 6 फिलोसफीज हैं, जिसमें योग है, मीमांसा है, न्याय है, हाँ सांख्य, हाँ। ठीक है, सांख्य, योग, न्याय, विशेषिका, ठीक है, और मीमांसा और वेदांत, ये 6 फिलोसफीज हैं हिंदुइज्म की। ठीक है, तो उन्हीं में से एक है वेदांत। वेदांत की रचना किसने की है? नहीं, रचना किसने की? वेदांत स्टार्ट किसने करवाया? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जिनको बोलते हैं हम। ठीक है, जिन्होंने अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी है। ठीक है, नॉन ड्यूलिज्म की फिलॉसफी जिन्होंने दी, और रामानुजन ने विशिष्ट अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी है। ठीक है, तो इन्होंने बोला जो वेदांत है, वेदांत में बेसिकली वेदों का ही सार है। ठीक है, उसी को हम वेदांत बोलते हैं। तो वेदांत जो बताया, इन्होंने बताया कि जो वेदांत है इट इज बेस्ड ऑन रीजन। ठीक है, साइंटिफिक है पूरा का पूरा, इसलिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदुइज्म की इन्होंने बताया कुछ चीजें खराब हैं, उनको फॉलो मत करो, पर वेदांत को फॉलो कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि क्या राजा राम मोहन राय वेदांत के खिलाफ थे? नहीं, वो वेदांत की सपोर्ट में थे। ठीक है, और क्या क्या किया है इन्होंने? अच्छा, इन्होंने इतना ही कुछ किया। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, इन्होंने भी ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया, कब? 1842 में। ठीक है, उससे पहले ये तत्वबोधिनी सभा के लीडर थे। तत्वबोधिनी मतलब तत्व का बोध होना। ठीक है, तत्व क्या होता है? ट्रुथ। ठीक है, और इन्होंने इंडियन फिलॉसफी को भी अच्छे से पढ़ा था और वेस्टर्न फिलॉसफी को भी अच्छे से पढ़ा था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है,
किसके अगेंस्ट थे ये? विडो रीमैरिज के अगेंस्ट, विडो रीमैरिज के सपोर्ट में थे। एजुकेशन एंड एबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है? ए, एक पत्नी, तीन चार पत्नी है, ठीक है। तो उसके सपोर्ट में थे, उसके, उसको अबॉलिश करना, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन रियॉट्स, रियॉट्स मतलब पीजेंट्स, पीजेंट्स की कंडीशन को अच्छा करना चाहते थे, ठीक है। फिर आए केशव चंद्र सेन, इन्होंने भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। कब? 1858 में। इन्होंने क्या किया था? ब्रह्मो समाज की ब्रांचेस को बंगाल के बाहर भी लेके गए, ठीक है। अच्छा, इनके टाइम पे ब्रह्मो समाज में थोड़ी कन्फ्लिक्ट आ गई थी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट आने के बाद इन्होंने एक नया ब्रह्मो समाज बना दिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और जो पुराना वाला था उसका नाम पड़ गया आदि ब्रह्मो समाज। पुराने वाले का क्या नाम पड़ गया? आदि ब्रह्मो समाज। उसके बाद आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र ने एक और ब्रह्मो समाज बनाया जिसका नाम था साधारण ब्रह्मो समाज, 1878 में, ठीक है। ब्रह्मो समाज के बाद प्रार्थना समाज किसने बनाया? आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो थे वो वैसे तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, लेकिन अपनी खुद की बेटी की चाइल्ड मैरिज करवा दी थी उन्होंने, ठीक है, इसलिए उनका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था बाद में, ठीक है। अच्छा, इसको प्रार्थना समाज को बाद में ज्वाइन किया किसने? महादेव गोविंद रानडे ने 1870 में, ठीक है। तो चार चीजों की बात करते थे, डिस कास्ट सिस्टम को नहीं मानेंगे, वुमेन एजुकेशन कराएंगे, विडो रीमैरिज कराएंगे और एज ऑफ मैरिज को बढ़ाएंगे, ठीक है। यही मुद्दे हैं, सबके यही हैं। फिर यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डिरोजियो, इनको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये कॉलेज के प्रोफेसर थे, इन्होंने वहां पे बंगाल में जो यंग स्टूडेंट्स थे उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई, ठीक है। उनको बताया रेवोल्यूशन क्या होता है, रैशनल थिंकिंग क्या होती है, हमें हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए, इक्वालिटी की होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। ये जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं ये वहाँ पे यंगस्टर्स में उन्होंने भरे, ठीक है। हेनरी विवियन डिरोजियो, एंग्लो इंडियन थे ये, ठीक है, बाहर से आए थे यहाँ पर। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने फीमेल्स के लिए, वुमेन की कंडीशन को अच्छा करने के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। तो ये बोलते थे कि कुछ इंडियन चीज़ें भी होनी चाहिए, कुछ वेस्टर्न चीज़ें भी होनी चाहिए, ठीक है। संस्कृत कॉलेज इन्होंने खोला था नॉन ब्राह्मण्स के लिए, नॉन ब्राह्मण्स के लिए संस्कृत पढ़ना उस टाइम पे मना था, तो उनके लिए कॉलेज खोला था। फिर विडो रीमैरिज मूवमेंट भी इन्होंने चलाई थी। फिर बाल शास्त्री जाम्बेकर, ठीक है, ये जर्नलिज्म के थ्रू रिफॉर्म लाना चाहते थे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू। तो इनका एक न्यूज़पेपर था दर्पण और एक था दिग्दर्शन, दर्पण और दिग्दर्शन, ठीक है, बाल शास्त्री जाम्बेकर। उसके बाद सत्य शोधक समाज, जिसको फाउंड किसने किया? ज्योतिबा, ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। और इनकी बीवी थी सावित्री बाई फूले। इन दोनों ने गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, विडो रीमैरिज के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। इनका क्या काम था? मेन एम क्या था? सोशल सर्विस देना, एजुकेशन देना वुमेन को और लोअर कास्ट, ठीक है। गर्ल्स स्कूल इन्होंने पुणे में बनाया था, विडोज होम भी बनाया था, ठीक है। इनको, ज्योतिबा फुले को महात्मा का टाइटल दिया था किसने? विठल राव कृष्णा जी वांडेकर ने, ठीक है। उसके बाद लोक हितवादी, लोक हितवादी, हितवादी किसने स्टार्ट किया था? गोपाल हारी देशमुख ने। इनकी एक वीकली दो मैगजीन्स आती थी, एक प्रभाकर और दूसरी हितेचू, ठीक है, जिसमें सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बताया जाता था। फिर गोपाल गणेश अगरकर, फाउंडर ऑफ फेरगुसन कॉलेज, फेरगुसन कॉलेज बड़ा फेमस कॉलेज है ये, ठीक है। और ये जो गोपाल कृष्ण अगरकर हैं ये केसरी के पहले एडिटर भी हैं। केसरी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, उसके पहले एडिटर हैं ये, ठीक है। इनका एक वीकली न्यूज़पेपर भी आता था जिसका क्या नाम है? सुधारक, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू रिफॉर्म्स लाने की बड़ी कोशिश की गई है। फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जिनको पॉलिटिकल गुरु बोला जाता है महात्मा गांधी का, ठीक है, विद हेल्प ऑफ महादेव गोविंद रानडे, ठीक है। इन्हीं का एक न्यूज़पेपर भी आता था हितावदा, ठीक है, 1911 के बाद। फिर रामकृष्ण मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। पर उससे पहले रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी रामकृष्ण परमहंस ने और उनकी बीवी शारदा देवी ने, ठीक है, बंगाल में, ठीक है। और फिर इनके जो शिष्य थे विवेकानंद, उन्होंने रामकृष्ण मिशन जो था वो चलाया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, ठीक है, वेदांत को सपोर्ट करते थे और क्या चाहते थे कि परमार्थ और व्यवहार में जो डिफरेंस है उसको कम किया जाए। परमार्थ क्या होता है? सर्विस टू द गॉड, टू द ऑलमाइटी, ठीक है, उसको परमार्थ बोलते हैं। और व्यवहार मतलब
डेली बेसिस पे आप जो काम करते हो। तो इन्होंने बोला कि जो दोनों चीज़ें, इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि भगवान की पूजा अलग से करो और लोगों को अलग से आप बेवकूफ़ बनाओ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसे नहीं करो, दोनों चीज़ों में एक ही चीज़, आप लोगों में भी भगवान ही देखो। तो लोगों को जब सर्व कर रहे हो तो ऐसे सोचो कि आप भगवान को ही सर्व कर रहे हो। तो इसलिए इन्होंने बोला था कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस इन्होंने दी। शिकागो स्पीच इनकी हुई थी 1893 में। ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, रामकृष्ण मिशन ने स्टार्ट किया था 1897 में। ठीक है, रैशनल थिंकिंग को सपोर्ट करते थे, वेदांत को सपोर्ट करते थे। ठीक है, सुपरस्टिशन के खिलाफ थे। समझ में आया? फिर आर्य समाज, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आ गई, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट की थी। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और आर्य समाज की फाउंडेशन इन्होंने बॉम्बे में रखी थी 1875 में। ठीक है, बाद में उसके हेडक्वार्टर इन्होंने लाहौर में शिफ्ट कर दिए थे, लाहौर तब इंडिया में ही था। ठीक है, इनका एक फेमस काम है सत्यार्थ प्रकाश, ये आप सबको पढ़ना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश में बेसिकली ये बताया गया है कि हमारे वेदों में लिखा क्या है। अब आप सारे वेद तो पढ़ नहीं सकते, पर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तो आपको सब पता चल जाएगा कि असली टीचिंग्स क्या हैं वेदों में। ठीक है, तो वेदों को अगर रिवाइव करने का काम मॉडर्न इंडिया में किसी ने किया है तो वो दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, इन्होंने क्या स्लोगन दिया था? गो बैक टू वेदास। कि भाई जो ये आपके दिमाग में भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो इंडियन लर्निंग है वो सब बेकार है और वेस्टर्न लर्निंग ही सबसे अच्छी है, ऐसा नहीं है। इंडियन लर्निंग बहुत अच्छी है अगर आप सही से उसको करो तो। ठीक है, तो गो बैक टू वेदास का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। ठीक है, पुराणों को पर इन्होंने क्रिटिसाइज किया, वेदों के बाद जो भी रचनाएं हुई हैं रिलीजन में उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बोला पुराणों को मत मानो आप। ठीक है, पुराणों में क्यों है? पुराणों में क्या होता है? कहानियां। पुराणों में जो कहानियां क्यों हैं? ताकि आम लोगों को वेद समझ नहीं आते, तो उनको रिलीजन समझ में आए, इसलिए उनके लिए पुराण है। पर जिनको वेद समझ में आ सकते हैं फिर उसको वेद ही पढ़ने चाहिए। जिनको नहीं समझ में आ रहे, मंद बुद्धि हैं, फिर पुराण पढ़ो, तो कहानी के थ्रू समझो। पर कहानी में फिर कहानी में डूबना नहीं है, उसके यथार्थ को समझने की कोशिश करनी है कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वो इन्होंने बोला। इसलिए आइडलेट्री के भी खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के भी, क्योंकि वेदों में मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, पॉलीथिज्म के भी खिलाफ थे। ठीक है, एक ही गॉड में बिलीव करते थे। ठीक है, सुपरस्टिशन के भी खिलाफ थे। इनके हिसाब से लड़कों की मैरिंग एज होनी चाहिए 25 और लड़कियों की होनी चाहिए 16। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं लग रहा आपको? लग रहा है? ठीक है, इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स भी बनाए, डीएवी स्कूल जो अभी भी हैं हमारे इंडिया में, कॉलेजेस भी हैं। ठीक है, पहला कहाँ पे बनाया था? लाहौर में 1886 में। ठीक है, बाद में इन्हीं आर्य समाज में शुद्धि मूवमेंट भी चली थी। एक शुद्धि मूवमेंट क्या थी? जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं अदर रिलीजन्स में उनको वापस से हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट, रीकन्वर्ट टू हिंदू। समझ में आ गया? उसके बाद सेवा सदन किसने स्टार्ट किया था? बीएम मालावरी ने। ठीक है, पढ़ लोगे? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि फिर आप खुद पढ़ोगे ना तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको ऐसे लगेगा हमने ये पढ़ा हुआ है, जल्दी याद रहेगा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, भारत धर्म महामंडल, ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था बिल्कुल। ये चाहता था कि जो पुराना हिंदुइज्म है ना उसी को हम प्रॉपरली रिवाइव करें। ठीक है, तो जो भी रिफॉर्म की बात कर रहे थे उनके अगेंस्ट था ये। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको अभी रिसेंटली भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, मरने के बाद। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने और क्या किया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी बनाई है 1916 में। हाँ, 12 13 या 16 में शायद। ठीक है, उसके बाद राधा स्वामी मूवमेंट तुलसी राम ने स्टार्ट की थी। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु, इन्हें बोला कि गुरु को मानो आप। ठीक है, सत्संग। फिर एसएनडीपी मूवमेंट, श्री नारायण गुरु वाली, वही वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, सेल्फ रिस्पेक्ट तो हमने पहले भी देख ली। टेम्पल एंट्री मूवमेंट टी के माधवन ने शुरू की थी। ठीक है, वाईकॉम सत्याग्रह केपी केशवन ने स्टार्ट किया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने स्टार्ट की थी। वहाबी मूवमेंट किसने की थी शुरू? सैयद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज। ठीक है, क्या चाहते थे? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। ठीक है, कि बेसिकली पूरी दुनिया में इस्लाम ही होना चाहिए। ठीक है, फैरेजी मूवमेंट हाजी शरीयतुल्लाह, अहमदिया मूवमेंट मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, उसके बाद आ गई
अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान। इसके इसके ऊपर तो इस बार 10 नंबर का क्वेश्चन आया था मेंस में, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो देख लो, इतना सा पढ़ोगे, क्वेश्चन आपको 10 नंबर का लिखना होगा वहां पे, 2 पेज का, ठीक है। तो किसके मेंबर थे ये? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, पढ़े लिखे थे, इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने ली थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, ठीक है। तो इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की। तो इन्होंने क्या, इन्होंने बोला कि भाई जो मुस्लिम है वो एजुकेशन में क्यों पीछे रह रहे हैं, क्योंकि हिंदू जो थे वो तो पढ़ लिख रहे थे, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर रहे थे, उनको एजुकेशन भी अच्छी मिल रही थी, पर जो मुस्लिम थे वो नहीं पढ़ रहे थे, वो मदरसों में ही पढ़ रहे थे अभी भी, ठीक है। तो उनको बोला कि भाई आप भी मॉडर्न एजुकेशन लो, ताकि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, आप भी कुछ काम करो, ठीक है। तो उनको थोड़ा इन्होंने मोटिवेट किया, तो उसके लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, ठीक है, अलीगढ़। बाद में ये क्या बन गई? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। ये पहले कॉलेज था, बाद में यूनिवर्सिटी बन गई। इनकी एक मैगजीन है तहदीबुल अखलाक, ठीक है। फिर देवबंद स्कूल, दारुल, ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, ठीक है, जो प्योर इस्लाम चाहते थे, ठीक है, देवबंद। थियोसॉफिकल मूवमेंट, हाँ, मैडम H.P. ब्लावाट्स्की और कर्नल M.S. ऑलकट ने चलाई थी, पर बाद में किसने ज्वाइन किया था इसको? एनी बेसेंट ने, ठीक है। चल, शुरू नहीं किया था इन्होंने, ये याद रखना, ठीक है। बस इतनी ही सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आपकी। उसके बाद पॉलिटिकल एसोसिएशंस, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने वाली है, तो कांग्रेस बनने से पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, ठीक है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी? जैसे बांग सभा, प्रकाशिका सभा 1836 में, जमींदारी एसोसिएशन बनी थी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनी थी, ठीक है। और ये जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये दोनों मिला के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई दादा भाई नारोजी ने, इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया, ठीक है। इंडियन लीग बनाई शिशिर कुमार घोष ने। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने बनाई, ठीक है। बाद में ये क्या नाम है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बन गई 1883 में, और यही बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गई फिर 1886 में, ठीक है। बॉम्बे में पुनः सार्वजनिक सभा बनी थी महादेव गोविंद रानड़े ने, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता ने बनाई थी, ठीक है। मद्रास में मद्रास महाजन सभा बनी थी, ठीक है। पर ये इसमें 3 लीडर्स थे, तीनों के नाम बहुत मुश्किल है, देख लेना, महाजन एक भी नहीं है उनमें, ऐसे ही कुछ उनके नाम है, साउथ इंडिया में जैसे नाम होते हैं ना वैसे नाम है। इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, मद्रास महाजन सभा किसने बनाई थी, ठीक है। INC 1885 में बनी, ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। कौन बनाता है? AO ह्यूम। पहला सेशन 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में होता है, ठीक है। कितने डेलीगेट्स अटेंड करते हैं? 72। प्रेसिडेंट कौन बनता है? उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अच्छा, 2 थ्योरीज हैं कांग्रेस के बनने के पीछे, एक है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, दूसरी है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी लाला लाजपत राय ने दी है, लाइटनिंग कंडक्टर गोपाल कृष्ण गोखले ने दी है, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी मतलब कि जो कांग्रेस है वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, ये कि ब्रिटिशर जो जो भी काम कर रहे हैं उसका लोगों के ऊपर लोग प्रोटेस्ट ना करें, लोग रिवोल्ट ना करें, और लोगों को लगे कि हमारी डिमांड्स कोई तो ब्रिटिशर्स तक पहुंचा रहा है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, लोग हमारे ऊपर रिवोल्ट नहीं करेंगे, वो इन कांग्रेस वालों को बोलेंगे कि हमारी बातें ब्रिटिशर्स को मनवाओ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। दूसरी, गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कांग्रेस बनाई है और हमने AO ह्यूम को यूज किया एज अ लाइटनिंग कंडक्टर बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है, अपनी बातें मनवाने के लिए। तो 2 ये थ्योरीज हैं, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस बनी, और कांग्रेस में स्टार्टिंग में हमें दिखता है मॉडरेट्स की ही ज्यादा बात मानी जा रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में मॉडरेट्स डोमिनेट करते हैं कांग्रेस को। 2 दल थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मॉडरेट्स प्रेयर पिटिशन में ही बिलीव करते थे, 3 P's का प्रिंसिपल था इनका, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि मास मूवमेंट्स हो, ठीक है। तो उनके बीच में, इनके बीच में, इन दोनों चीजों की वजह से कंफ्लिक्ट होता था। तो स्टार्टिंग में 1885 से लेकर 1905 तक हमें मॉडरेट्स का ही इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन है मॉडरेट्स? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, DE वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी और SN बनर्जी, ये सब क्या है? मॉडरेट लीडर्स हैं, ठीक है। चाहते क्या थे ये? कि हमें रिफॉर्म्स तो चाहिए बट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, हम पिटिशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, और अगर प्रोटेस्ट भी करना होगा तो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा चाहते थे, ठीक है। तो ये चाहते थे कि कॉलोनियल रूल जितना हो सके नेशनलिस्ट रूल के क्लोज आ जाए, वो कॉलोनियल ना रह के नेशनल रूल हो जाए, हमें पार्टिसिपेशन मिल जाए, हमारे लोग ही हम पे रूल करें, ऐसा चाहते थे, ठीक है।
इनका कंट्रीब्यूशन है क्या कुछ, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है इस बारी 10 नंबर का मेंस में, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले इकोनॉमिक क्रिटिक किसी ने किया अगर ब्रिटिशर्स का, कि वो कैसे हमें इकोनॉमिकली लूट रहे हैं, वो मॉडरेट्स ने किया। ठीक है, लोगों को, आम जनता तो उस टाइम पे पढ़ी लिखी नहीं थी, तो आम जनता को कैसे पता चलेगा कि हमें कौन लूट रहा है? तो दादा भाई नारोजी ने, आरसी दत्त ने, इन्होंने किताबें लिखी और बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स हमें इकोनॉमिकली लूट रहे हैं। ठीक है, तो दादा भाई नारोजी ने किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अन ब्रिटिश क्यों बोला गया इस रूल को? जैसा वो ब्रिटेन में रूल करते थे वैसा रूल वो इंडिया में नहीं कर रहे थे, इसलिए क्या बोला? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी आरसी दत्त ने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी किए, जैसे 1861 का काउंसिल एक्ट है। ठीक है, उसमें इंडियंस की मेंबरशिप जो थी वो उनको दी गई थोड़ी। ठीक है, 1892 का आया उसमें बढ़ाई गई, 1909 में आया उसमें और ज़्यादा बढ़ाई गई। ठीक है, 1892 में देखो नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए। ठीक है, पहले 6 से 10 होते थे, फिर 10 से 16 कर दिए। ठीक है, और मेंबर्स कहाँ से, जो इंडियन मेंबर्स है कहाँ से चुन के आते थे? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चुन के आते थे। ठीक है, बजट को डिस्कस कर सकते थे, क्वेश्चंस पूछ सकते थे। ठीक है, और 1892 के एक्ट के बाद इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, हमें मेजोरिटी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम चेंज करेंगे चीजें। ठीक है, इनकी डिमांड क्या थी? सेल्फ गवर्नमेंट की। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, डोमिनियन स्टेटस चाहते थे कि हमें, आप ऊपर रूल तो ब्रिटिशर्स का ही रहे लेकिन नीचे इंडियंस रूल करें इंडियन सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वैसे ही इंडिया में भी हो, ऐसा ये चाहते थे। लेकिन कमियां क्या थी इनकी, कि इनके साथ मासेस नहीं थे, पब्लिक सपोर्ट इनके साथ नहीं था, पब्लिक के ऊपर भरोसा ही नहीं करते थे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स को लगता था कि पब्लिक अनपढ़ है, उनको क्या समझ में आएगी कि क्या करना है। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को ऐसा नहीं लगता था, वो चाहते थे कि सारी पब्लिक जब मिलके मूवमेंट चलाएगी तो तब ब्रिटिशर्स को फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक क्या थी? हाँ, तो रिवॉर्ड का पहले अनाउंसमेंट करते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो क्या हो जाते थे, जो मॉडरेट थे वो शांत हो जाते थे कि हम कुछ नहीं करेंगे अब, क्योंकि ये हमें रिवॉर्ड कुछ देने वाले हैं, हमें रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं। और फिर जैसे ही मूवमेंट रुक जाती थी तो फिर क्या करते थे? एक्सट्रीमिस्ट को पनिश करते थे। ठीक है, इसको बोलते थे पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। ठीक है, मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 से लेके 1909 में फर्स्ट फेज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म हमें देखने को मिला। लेकिन उससे पहले उसके बीज जो थे वो पहले से ही 19th सेंचुरी के स्टार्ट होने से पहले थोड़ा स्टार्ट हो गए थे। जैसे मॉडरेट्स जो थे वो मासिस की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, मासिस को अपने साथ नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, और जो कॉलोनियल रूल का कैरेक्टर था वो बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव था, उसकी वजह से फेमाइन्स आ रहे थे, लोग मर रहे थे, प्लेग फैल रहा था, बड़ी सारी बुरी चीजें हो रही थी, लेकिन मॉडरेट्स कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो लोगों ने क्या किया? इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस करना स्टार्ट किए। ठीक है, जैसे नाटू ब्रदर्स जो थे, इन्होंने क्या किया था? नाटू ब्रदर्स ने, इन्होंने शायद उसको गोली मारी थी, नहीं वो चापेकर ब्रदर्स ने, इन्होंने भी शायद किसी को गोली मारी थी, किसी ब्रिटिश ऑफिशियल को गोली मारी थी। ठीक है, इनको इन्होंने क्या किया था? बिना इनके ऊपर ट्रायल चलाए इनको जेल में डाल दिया। ठीक है, 1897 में। 1898 में सेक्शन 124 ले आए थे ब्रिटिशर्स, सेडिशन, कि कोई भी अगर ब्रिटिशर के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर सेडिशन लगा देंगे। सेडिशन में बिना ट्रायल के ही उसको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, 1899 में क्या किया? नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन कलकत्ता कॉर्पोरेशन कम कर दिए। ठीक है, 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ले आए कि जो भी लोग जो है प्रेस में हैं और जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं उनको हम जेल में डाल देंगे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेके आए। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट भी लेके आए। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन ही लेके आया था 1904 में। तो उसने क्या बोला कि यूनिवर्सिटीज क्या है? यूनिवर्सिटीज आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सिटीज के ऊपर ज्यादा कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे ये कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो पूरे वर्ल्ड वाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, ठीक है, जैसे रशिया में, फ्रांस में, उससे जो यहाँ के लोग थे वो बड़े इंस्पायर थे और वो चाहते थे कि हम इंडिविजुअल हीरो के एक्शंस करें कुछ। ठीक है, अब मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट की कौन लोग थे इसको सपोर्ट करते थे? जो जैसे राजनारायण बोस हो गया, अश्विनी कुमार दत्ता, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये कैसे थे? थोड़े से
उग्र स्वभाव के, कि भाई अगर हमें ब्रिटिशर से कोई चीजें चाहिए तो हमें उनसे लड़के लेनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो इनका क्या गोल था? स्वराज, सेल्फ रूल। पर इनका स्वराज क्या था? इनका स्वराज का मतलब कुछ, स्वराज का मतलब सबका अलग अलग है। ठीक है, तो इनका स्वराज का मतलब था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, और इनको मासिस की कैपेसिटी में बिलीव करते थे कि मासिस करेंगे जो करेंगे। ठीक है, 1905 में पहली इंडिया में मूवमेंट हुई है, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। क्यों हुई है? पार्टीशन ऑफ बंगाल के विद्रोह में। तो 1903 में लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे। कारण क्या दिए? कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस से बंगाल को हमें एडमिनिस्ट्रेट करने में हो रही है, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है। ये उसने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज थे, पर असली कॉजेज क्या थे? वो बंगाल को तोड़ना चाहता था दो हिस्सों में, एक साइड हिंदू मेजोरिटी और दूसरी साइड मुस्लिम मेजोरिटी, बेसिकली डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे। ठीक है, तो बंगाल को तोड़ा गया, अनाउंसमेंट हुई जुलाई में, और कब इसको लागू किया गया? 16 अक्टूबर 1905 में। तो बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, एक तो ईस्टर्न बंगाल और दूसरा वेस्टर्न बंगाल। ठीक है, ईस्टर्न बंगाल जो था उसकी कैपिटल क्या बनी? ढाका। ठीक है, और वेस्टर्न बंगाल की कैपिटल क्या बनी? कलकत्ता। ठीक है, वेस्टर्न बंगाल में हिंदू मेजोरिटी थी और ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी। ठीक है, तो ये हो गया पार्टीशन बंगाल का। और जैसे ही पार्टीशन हुआ तो कांग्रेस ने स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट जो थी वो अनाउंस कर दी। ठीक है, मॉडरेट्स ने बोला कि हम क्या करेंगे? हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही प्रोटेस्ट करेंगे, जो उनका तरीका था। उन्होंने बोला कि वैसे न्यूज़पेपर के थ्रू प्रोटेस्ट करके, ये सब चीजें करके हम क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। दो न्यूज़पेपर्स हितावदी और संजीवनी भी रिलीज किए गए। ठीक है, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया गया। ठीक है, बाइकआउट रेजोल्यूशन पास किया गया अगस्त 7 1905 में। ठीक है, और फॉर्मली स्वदेशी मूवमेंट को भी प्रोक्लेम किया गया कि अब हम स्टार्ट करेंगे स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट मतलब स्वदेशी सामान यूज करेंगे और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करेंगे, बाइकआउट करेंगे। ठीक है, इंडियन नेशनल कमेटी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है 1905 में अंडर गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर, जहां पे ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या करते हैं? कंडेम करते हैं और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इस मूवमेंट को बंगाल से बाहर लेके जाए हम, लेकिन मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि अगर बाहर लेके गए तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम। ठीक है, इसके ऊपर ही इन दोनों के बीच में विवाद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1906 में कलकत्ता सेशन होता है अंडर दादा भाई नौरोजी, और उस सेशन में ये डिमांड करते हैं पहली बार किसकी? सेल्फ गवर्नमेंट की। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि पहली बार इंडियंस ने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कब की? 1906 में अंडर दादा भाई नौरोजी के कलकत्ता सेशन में। ठीक है, पर यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट कैसी थी? डोमिनियन स्टेटस की जैसी। ठीक है, कि जैसे आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रूल कर रहे हो वैसा ही रूल आप हमारे ऊपर भी करो। ठीक है, अच्छा, सूरत सेशन होता है 1907 में, जहां पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डेडलॉक हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये अलग अलग हो जाते हैं, सूरत स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं इस टाइम पे? मॉडरेट तो वैसा है वही करते हैं, पिटिशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं? अरविंदो घोष एक स्लोगन देते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बर्थ ऑफ द नेशन, कि कोई भी देश तब तक ही रह सकता है जब तक उसमें क्या हो? पॉलिटिकल फ्रीडम, उसको कम से कम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की तो अधिकार हो। ठीक है, फॉरेन गुड्स का इन्होंने क्या किया? बाइकआउट किया। ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स निकाली, समितिज बनाई, जैसे स्वदेश बंधव समिति बनाई थी अश्विनी कुमार दत्ता ने, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ठीक है, बंगाल नेशनल स्कूल बनाया जिसके प्रिंसिपल कौन बने? अरविंदो घोष। ठीक है, 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी बनाई गई। ठीक है, उसके बाद टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला भी लिखा। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो बाद में क्या बन गया? नेशनल एंथम बन गया बांग्लादेश का 1971 के बाद। ठीक है, फिर सुब्रमण्यम भारती ने लिखा सुदेश गीतम। ठीक है, अर्बन वुमेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। याद रखना, पार्टीशन ऑफ बंगाल में मुस्लिम्स का सपोर्ट कम था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि हमारे लिए अगर मुस्लिम मेजोरिटी वाली कोई प्रोविंस बन रही है तो वो ठीक है। ठीक है, उल्टा 1906 में मुस्लिम लीग भी बनी, है ना? नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने बनाई मुस्लिम लीग, और शिमला कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया और बदले में बोला कि हमें आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। ठीक है, फाइनली 1911 में पार्टीशन को एनल कर दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चलती रही, वो बंद नहीं हुई, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने 1911 में बोला कि हम इसको वापस कर देंगे। लेकिन मुस्लिम नाराज हो गए। अब मुस्लिम्स को पैसिफाई करने के लिए कैपिटल शिफ्ट की गई कलकत्ता से दिल्ली 1911 में। ठीक है, और एक और चीज की गई, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। ठीक है, असम को भी अलग कर दिया गया। पहले ये सारा इकट्ठा ही हुआ करता था, तो बंगाल अब छोटी प्रोविंस हो गई पहले के मुकाबले में। ठीक है, 1908 आते आते क्या हो गया था? मूवमेंट खत्म हो गई थी, तिलक को जेल में डाल दिया गया।
ठीक है। अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल ने क्या किया, एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। ठीक है। अरविंदो घोष तो उसके बाद संन्यास ले लिया उन्होंने। ठीक है। पौंडीचेरी में एक आश्रम बनाया और वहां पे जाके रहने लगे। ठीक है। आप देखो सूरत स्प्लिट 1907 में सूरत स्प्लिट हुई। सूरत स्प्लिट के टाइम पे लीडर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, रास बिहारी घोष, ये याद रखना। ठीक है। उसके बाद जैसे ही सूरत स्प्लिट हुई तो एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, तिलक को जेल में डाला गया, सेडिशन के चार्ज लगाए गए, जो उन्होंने केसरी में लिखा था उसके लिए उनको जेल में डाला गया। ठीक है। कौन सी जेल में, बर्मा जेल में। 1914 में वो छूटे जेल से। ठीक है। उसके बाद पॉलिसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया, रिप्रेशन, कंसिलिएशन एंड सप्रेशन, ये तीन चीजें इसमें होती थी। 1909 में जो इन्हें रिफॉर्म्स प्रॉमिस किए थे, बोला कि 1909 में हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आए। मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो वाइस रॉय। ठीक है। क्या हुआ इसमें, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को। क्यों दिया गया, 1906 में जो मुस्लिम एलिट्स थे, जो फॉर्मर नवाब्स थे, कहाँ के, बंगाल में मुस्लिम नवाब्स थे, उन्होंने क्या किया कि डेपुटेशन लिया, आगा खान जिसके लीडर बने, और वहां पे उन्होंने एक अलग से अपनी पार्टी बनाई। कौन सी पार्टी, मुस्लिम लीग बनाई। ठीक है। और डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम्स ही करेंगे। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं। ठीक है। तो मुस्लिम लीग अपनी लॉयल्टी दिखाता था एम्पायर को। ठीक है। लेकिन 1911 में जब उन्होंने पार्टीशन को एनल किया, उसके बाद मुस्लिम लीग ने बोला कि भाई ये तो किसी के सगे नहीं है, और उसके बाद तभी हमें लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग दिखता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। ठीक है। रिफॉर्म्स क्या किए हैं, हाँ, एक तो हमने क्या किया, इंडियंस की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, एक तो ये किया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम्स को, नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज किया। ठीक है। लेकिन इलेक्शंस कैसे थे, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शंस कब इंट्रोड्यूस हुए, 1919 में। ठीक है। 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अच्छा, बजट के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे 1909 के बाद। जो बजट आता था सप्लीमेंट्री की, एक क्वेश्चन का जवाब दिया, उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है। सेपरेट आइटम्स को भी वोट कर सकते थे बजट में इंडियंस। ठीक है। एक इंडियन वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी अपॉइंट किया। पहला कौन बना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। एक चीज और याद रखना कि जो मुस्लिम इलेक्शंस जो होते थे यहाँ पे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, उसमें मुस्लिम्स की जो क्वालिफिकेशन थी वो कम रखी गई थी एज कंपेयर टू हिंदूज। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कैसे कम्युनल हेट्रेड फैलाना चाहते थे इंडिया में। ठीक है। फिर 1890, अच्छा 1890, अच्छा ये क्वेश्चन आएगा अगर कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुए थे पहली बार, 1892 में इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है। उससे पहले इंडियंस जो आते थे वो कैसे आते थे, थ्रू नॉमिनेशन। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फेज जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का था 1907 से 17 तक चला, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ उसमें, अलग अलग ग्रुप्स बने अलग अलग जगह पे। ठीक है। जैसे मिदनापुर में रेवोल्यूशनरी ग्रुप बना अंडर जनेन्द्र नाथ बसु। ठीक है। फिर अनुशीलन समिति बनी कलकत्ता में, प्रमोद मित्र, जतेंद्र नाथ बनर्जी और बीरेंद्र कुमार घोष की अध्यक्षता में। उसके बाद अप्रैल 1906 में ये बीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है, इन्होंने एक वीकली युगांतर न्यूज़पेपर जो था, मैगजीन जो थी, उसको रिलीज करना स्टार्ट किया। ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा था फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स, कि भाई जो हमसे लड़ रहा है तो उससे भी हम लड़के ही उसको वो कर सकते हैं। सीक्रेट सोसाइटी इन पंजाब बनी थी, राज बिहारी बोस और सचिन सरन्याल ने बनाई थी। ठीक है। इनके ये किस किसने बनाया, बस इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जुगांदर पार्टी किसने बनाई थी, बागा जतीन ने। इन्हें स्लोगन दिया था, वी शिल डाई टू अवेकन द नेशन। ठीक है। जिमरमैन प्लान क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो जुगांतर पार्टी थी उसने ये प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, जर्मन्स की हेल्प से ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाएंगे। ठीक है। लेकिन प्लॉट लीक हो गया पहले ही। ठीक है। और प्लान इनका खत्म हो गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है। तो जिमर प्लान, इसके अंडर न्यूज़पेपर भी इन्होंने रिलीज की थी, संध्या इन बंगाल और कल न्यूज़पेपर आता था महाराष्ट्र में। ठीक है। मित्र मेला किसने बनाया था, सावरकर और उसके भाई ने। ठीक है। वीर सावरकर और उसके भाई ने। बाद में ये अभिनव भारत के साथ मर्ज हो गया था 1904 में। ठीक है। अजीत सिंह कौन है, भगत सिंह के अंकल। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका क्या नाम था, अंजुमने मोहसिबने वतन। ठीक है। और इनका एक वीकली जर्नल आता था जिसका क्या नाम था, भारत माता, लाहौर में। ठीक है।
इंडिया के बाहर भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, जैसे इंडियन हाउस, कहाँ पे, लंदन में। किसने बनाया था? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। एक वहां पे इनका जर्नल आता था जिसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, लाला हरदयाल और वीर सावरकर भी इंडियन हाउस के मेंबर बने थे बाद में। ठीक है, गदर पार्टी कहाँ पे बनी थी? सैन फ्रांसिस्को में। किस किसने बनाई थी? लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला और भाई प्रेमचंद। ठीक है, इन सब ने बनाई थी। कोमागाटू मारू इंसिडेंट क्या हुआ था कि इंडियंस जा रहे थे शिप पे, ठीक है, तो उनके ऊपर फायर ओपन कर दिया था उन्होंने। ठीक है, इसकी वजह से गदर पार्टी बड़ी नाराज हो गई थी और उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिशर्स को अब इंडिया से भगाएंगे। ठीक है, तो गदराइट्स ने प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, इंडियंस को भगाएंगे, पर प्लान पहले ही लीक हो गया तो नहीं भगा पाए फिर। ठीक है, और प्लान जैसे ही लीक हुआ, रास बिहारी बोस जो थे वो जापान भाग गए, और ये रास बिहारी बोस बाद में इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में अपना सहयोग देंगे, ये जापान में ही रहे उसके बाद। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1915 में, गदर पार्टी को स्मैश करने के लिए। इनके खिलाफ इन्होंने एक एक्ट बनाया था ब्रिटिशर्स ने, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। यही एक्ट की मॉडिफिकेशन बाद में रॉलेट एक्ट भी बनी फिर 1919 में। ठीक है, बर्लिन कमेटी इंडिया में फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस बनी थी। किसने बनाई थी? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिस अंडर जिमरमैन। जिमरमैन प्लान के अंडर ही बनी थी ये बर्लिन कमेटी भी। ठीक है, उसके बाद आ गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1919 तक। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखो एलाइड पावर्स कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली और जापान। और एक्सिस पावर्स कौन है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। ये आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसको सपोर्ट करेंगे? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ड्यूटी है ना, क्योंकि मॉडरेट्स कुछ और करते नहीं थे, ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट करते थे। एक्सट्रीमिस्ट जो तिलक वापिस से अब कांग्रेस में आ गया था, 1914 में जेल से बाहर आ गए। ठीक है, तो वापस से कांग्रेस में आ गए, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? एक तो तिलक अब उतने एक्सट्रीमिस्ट रहे नहीं थे, दूसरा उनको लगा कि क्या पता इस वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स हमें सेल्फ रूल दे दें। ठीक है, इसलिए उन्होंने भी सपोर्ट किया। और रेवोल्यूशनरीज ने बोला कि यही सबसे अच्छा मौका है जब हम ब्रिटिशर से आजादी ले सकते हैं, तो हम इनके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज क्या हुई इस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे? होम रूल लीग मूवमेंट चलाई गई। कौन सी मूवमेंट? होम रूल की। होम रूल मतलब सेल्फ रूल। ठीक है, उसके लिए मूवमेंट चलाई गई, बिल्कुल पीसफुल मूवमेंट चलाई गई। किसने चलाई? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने ये मूवमेंट सिर्फ महाराष्ट्र में चलाई और एनी बेसेंट ने पूरे इंडिया में। एनी बेसेंट की मूवमेंट की ब्रांचेस थी 200 और बाल गंगाधर तिलक की 6 ही ब्रांचेस थी महाराष्ट्र में। ठीक है, एनी बेसेंट कौन थी? आयरिश थियोसॉफिस्ट थी। थियोसॉफिस्ट कौन होते हैं? जो क्या होते हैं? जो कंपेरेट ये रिलीजन्स की कंपेरेटिव स्टडी करते हैं उनको थियोसॉफिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स की, सोसाइटीज की स्टडी करते हैं कि ये सोसाइटी में ऐसी चीजें क्यों हैं, इसके पीछे कारण क्या है, फिलॉसफी क्या है, उन सब फिलॉसफीज की स्टडी करते हैं, उसको थियोसॉफी बोलते हैं। ठीक है, तो आयरिश थियोसॉफिस्ट थी। ठीक है, आयरलैंड भी बेसिकली ब्रिटेन से आज़ादी चाहता था। ठीक है, तो क्योंकि इसीलिए आयरलैंड वालों ने इंडियंस की आज़ादी में, जो भी आयरलैंड के बंदे हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, क्योंकि वो वहां पे ब्रिटेन से आज़ादी चाहते थे और यहाँ पे इंडियंस भी ब्रिटेन से आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, होम रूल में चाहते क्या थे? सेल्फ गवर्नमेंट। तिलक की लीग की 6 ब्रांचेस हैं, मैंने बताया महाराष्ट्र में। बेसेंट्स की लीग जो है वो पूरे इंडिया में थी, 200 से ज्यादा। अच्छा, बेसेंट की 2 न्यूज़पेपर भी थी, न्यू इंडिया एंड कॉमन व्हील। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट को अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये मूवमेंट थोड़ी स्लो हो गई। फिर 1916 में एक और चीज हुई, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या है? कांग्रेस ने क्या किया? 2 चीजें हुई, एक तो एक्सट्रीमिस्ट वापिस से कांग्रेस में आ गए, दूसरा मुस्लिम लीग की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग की जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली पोजीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ पैक्ट में। किसने, कौन इसका प्रेसिडेंट था? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो मुस्लिम लीग कांग्रेस एक साथ आ गए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी वापस से एक साथ आ गए। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 1912 में एक प्लान बनाया था कि हम क्या करेंगे, उन सब ग्रुप्स के साथ काम करेंगे जो इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस के साथ भी काम करने को तैयार हैं, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली मुस्लिम लीग की पोजीशन ऑन सेपरेट। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है,
फिर मॉन्टेगो स्टेटमेंट, मॉन्टेगो जो थे उन्होंने स्टेटमेंट दी कब? अगस्त 1917 में, कि हम क्या करेंगे, एक बोला गया कि सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करना सिडिशियस नहीं माना जाएगा, ठीक है, आप सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और बोला कि हम धीरे धीरे चाहते भी हैं कि हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट दें, पर कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया कि कब देंगे, देंगे पर बताया नहीं कब तक देंगे, ठीक है। तो मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं 1919 में, ठीक है। उससे पहले बड़ा कुछ होता है, पर पहले मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देख लो, ठीक है। क्या किया गया इसमें, प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या किया गया था? डायरकी क्या है? डबल रूल, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, कौन कौन से? रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो थे वो गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, फाइनेंस, रेवेन्यू, इरिगेशन, इसके ऊपर डिसीजन कौन लेगा? गवर्नर। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स किसके पास चले गए? ठीक है, इलेक्टेड मिनिस्टर्स के पास। इलेक्टेड मिनिस्टर जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, लोकल गवर्नमेंट, ये सब वो करेंगे। बेसिकली पावर ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मिनिस्टर्स को दे दी, इलेक्टेड मिनिस्टर्स को दे दी। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरकी, ठीक है। लेजिस्लेचर में देखो 70% मेंबर्स अब क्या हैं? इलेक्टेड हैं, ठीक है। वुमेन को भी राइट टू वोट मिल चुका है, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल चुकी है, बजट को आप रिजेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप नया लेजिस्लेशन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हो तो उसको भी इलेक्टेड मेंबर्स क्या कर सकते हैं? इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, ये हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी वैसी ही थी, ठीक है। वाइस रॉय जो होता था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी 8 लोगों की, उसमें 3 इंडियन होते थे। 1909 में 1 इंडियन था ना, 1919 में 3 इंडियन कर दिए एक से, ठीक है। लेजिस्लेचर कैसा कर दिया? बाई कैमरल। ये क्वेश्चन भी आता है, बाई कैमरलिज्म इंडिया में सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1919 में, ठीक है। बाई कैमरलिज्म मतलब 2 हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ठीक है। 75% बजट सेंटर में क्या था? नॉन वोटेबल, उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती थी, ठीक है। उसके बाद आपके गांधी जी आ जाते हैं, ठीक है। गांधी जी का जन्म कब हुआ? आज वाला टारगेट हो गया क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक था? आज वाला टारगेट तो कुछ भी नहीं है फिर। हाँ, लर्न नहीं करना है आपने। अच्छा, रिवोल्ट 18 है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, आईएनसी, इनिशियल मिलिटेंट, अच्छा ठीक है। हमने कल वाला भी पढ़ लिया थोड़ा सा, वर्ल्ड वॉर 1 एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है।